मैं आपको बेसिक जानकारी दूं इस चैप्टर की भी एंडिंग कर रहा हूं, इसके बाद मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा इस वर्ष के बाद, नए बच्चे पढ़ेंगे के बाद में। बेसिक जानकारी पार्ट 2 जो हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें इस चैप्टर का नाम आपको याद होना चाहिए। क्या नाम है इसका बेटा? बहुपद। बहुपद कई प्रकार का होता है, लेकिन बहुपद का अगर मैं आपसे पूछूं मानक रूप क्या है, ध्यान देना, मानक रूप, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इस बहुपद का मानक रूप, असली रूप क्या है? असली रूप इसका ये होता है, याद रखना, ax² प्लस bx प्लस c, ये है इसका मानक रूप। अच्छा, बहुपद और समीकरण की बात कर लूं, एक समीकरण लिखता हूं यहाँ, हम इसी से एक पार्ट और कनेक्ट करते हैं। ये आपका पार्ट कौन सा बेटा? सेकेंड वाला। कौन सा पार्ट है आपका? सेकेंड। समीकरण वाला पार्ट आपका है, इक्वेशन वाला पार्ट है, इसको हम क्या कह सकते हैं? इक्वेशन भी कह सकते हैं आप। वो पार्ट आपका कौन सा है? 4 पार्ट, दोनों बहुत ही आपस में जुड़े हुए हैं। अगर समीकरण का मुझे आपसे पूछना है मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, तो मानक रूप इसका क्या होगा? वही होगा ax² प्लस bx प्लस c। अब आप बोलो सर पार्ट की गिनती अलग अलग, पार्ट 2 है, पार्ट 4 है, नाम भी अलग है, बहुपद है और ये समीकरण है, फिर एग्जाम्पल इनका असली रूप जो होता है, ओरिजिनल रूप, वो सेम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है। समीकरण की पहचान है इक्वल में 0 होना। अगर आपने इक्वल 0 लगा दिया तो ये समीकरण कहलाएगी, ये इक्वेशन कहलाएगी। 0 हटा दिया तो ये बहुपद कहलाएगा। अंतर समझ में आ गया सभी को? ठीक है, इक्वल 0 है तो इक्वेशन, इक्वल मतलब इक्वेशन, इक्वल है ही नहीं तो वो बहुपद है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इनके कुछ हिस्से देख लो। किसी बहुपद के 2 हल होते हैं, किसी के नहीं, जिसकी जितनी घात है। अगर मैं घात पूछूं कितने घाती बहुपद है, ये घात की बात करूं, कितना घाती बहुपद बताओ आप? घात बता सकते हैं आप? डिग्री, तो यार उसकी घात देख रहे, यहाँ पर 1 से घात कितने? 2 है ना, तो द्विघाती बहुपद होगा। कितना घाती बहुपद है ये? द्विघाती बहुपद है। क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक नहीं है, त्रिघाती नहीं है। तो जिस बहुपद में चर की घात जितनी अधिकतम होगी वही उसी घात कहलाएगी। यहाँ पर चर, चर की बात निकल रही है। चर क्या होता है और अचर क्या होता है? चर x, y, z, u, v, w या s या t, ABCD के सारे अक्षर क्या कहलाएंगे आपके? चर। या फिर आप कह सकते हैं जिनके मान बदलते हैं, जिनकी वैल्यू या जिनके मान बार बार क्या होते हैं बेटा? चेंज होते हैं। हर सवाल में x, y के मान अलग अलग आ रहे हैं। मान लो सवाल आपका x में, तो x का मान इसमें कुछ और आ रहा है, अगला सवाल x का बना दिया, उसमें x का मान कुछ और आ रहा है। तो जिनके मान चर है, चलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, वो चर कहलाते हैं। और जिनके मान नहीं बदलते हैं, अचर, फिक्स, परमानेंट, जैसे 1 है, हमेशा 1 ही रहेगा, कभी भी देख लो इसको, 2 ही रहेगा, 3, ये सब कांस्टेंट टर्म्स, इसको हम क्या बोलेंगे? अचर कहेंगे। आप इसको ऐसा बना सकते हैं जिनके मान क्या होते हैं? नहीं बदलते हैं, या जिनके मान जो है अपने पास में आप कह सकते हैं नॉट चेंज, मतलब कभी चेंज होते ही नहीं, उनको हम कहेंगे ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है ना, ये वेरिएबल है जो वेरियस होते रहते हैं और ये कांस्टेंट एज इट इज, ठीक है। तो चर जिनके मान चेंज होते हैं, अचर जिनके मान चेंज नहीं होते। ये चर अचर की बात आपको यहाँ पर सामने आ रही है। पार्ट 1 में हमने सम विषम की बात करी थी, क्योंकि वहां सम विषम का हमें काम पड़ रहा था, है ना। यहाँ देखो, तो यहाँ पर चर कौन सा है? x है ये, तो x की सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ पे 1, यहाँ कितनी है? 2। तो जिस समीकरण में या जिस इक्वेशन में, जिस बहुपद में चर की जितनी घात होगी, सबसे अधिकतम घात को हम क्या बोलेंगे? उसकी घात। तो यहाँ चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 2, तो द्विघाती बहुपद होगा, मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। यहाँ पर भी समीकरण की घात पूछूं मैं आपसे, तो कितनी घातीय समीकरण है ये बताओ?
ये भी द्विघाती हैं क्योंकि इसमें भी चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? दो ही। ये द्विघाती समीकरण है क्योंकि यहाँ इक्वल दिख रहा है आपको 0। ये बहुपद है क्योंकि इसमें ये नहीं है, इक्वल 0 नहीं है। तो पहले बहुपद और समीकरण फर्क समझ में आया। घात पता लगा सकते हैं, चर की अधिकतम घात x में है तो x की सबसे बड़ी घात क्या? 2 है, द्विघाती। अगर मैं इसका एक और एग्जांपल दूं आपको, ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b। मैंने बोल दिया आपसे ax पावर 4 प्लस में bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस में dx प्लस e बोल दिया। तो बताओ ये बहुपद है कि समीकरण है? दोनों बहुपद है क्योंकि इक्वल में 0 नहीं है। तो बहुपद कितना घाती बहुपद है? घात बताओ। ये त्रिघाती है क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 3। त्रिघाती। ये कितना घाती है? और हमेशा घात से एक पद ज्यादा होता है। अगर 3 घाती बहुपद है तो कितना पद ही कहलाएगा? 4, क्योंकि 1 2 3 4। 3 घाती बहुपद है, पद कितने होंगे? टर्म्स कितने होगी? 4। अगर ये 4 घाती बहुपद है तो कितने पद वाला कहलाएगा? 5। गिन लो आप, 1 2 3 4 5। पांचवा वो होता है कांस्टेंट, इसलिए पांचवा होता है वो। ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा आपको पढ़ना नहीं है। चतुर्घाती है ना, त्रिघाती है नहीं आपकी इसमें, केवल द्विघाती से काम चलेगा। द्विघाती बहुपद, द्विघाती समीकरण, पार्ट 2 पार्ट 4 दोनों में एक जैसी विधि है, दोनों की विधि एक जैसी। इस पार्ट को भी हम किससे पढ़ रहे हैं? गुणन खंड विधि से, यानी फैक्टर मेथड से। वो भी कौन सी प्रश्न वाली? केवल 2.2। बाकी एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये तो पूरा ही चैप्टर किससे पढ़ेंगे हम? गुणनखंड विधि से ही पढ़ेंगे पूरा चैप्टर। इसमें और भी विधियां हैं, जैसे इसमें आपकी और भी विधियां हैं। इसमें है इस पार्ट में गुणनखंड के अलावा आपकी सूत्र विधि भी है, फॉर्मूला मेथड। एक आपकी पूर्ण वर्ग विधि भी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो वो आपकी इसमें क्वेश्चन आते नहीं। फॉर्मूला मेथड अगर आ गया तो उसके अथवा में आपका रहता है गुणनखंड वाला। तो आप तो बस केवल एक ही विधि से काम चल जाएगा अपने इस पूरे पार्ट में। तो बहुत ईजी है, और नाम से भी स्पष्ट है, पार्ट 4 है और विधि भी केवल 4 स्टेप की। तो बहुत सरल है। 4 नंबर का एक प्रश्न आता है, 4 से 3 नंबर का। तो दोनों में कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है समझ में आ रहा होगा। इसमें इक्वल नहीं है, इसमें इक्वल है। ये जितना घाती वो भी इतना घाती, ये भी कहलाएगी। और अब इनके हल की बात करें तो हल हमेशा कितने होंगे? इनके दोनों के 2 होंगे। कितने होंगे? 2 हल को हम बोलते हैं यहाँ पर शून्यांक। क्या बोलेंगे? उन दोनों हल का नाम क्या रहेगा यहाँ पर? शून्यांक या शून्यक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जीरोस। 2 हल क्यों बताया सर? क्योंकि घात कितनी है? 2 ही हल आएंगे। घात अगर 3 होती तो 3 हल आते। यहाँ पर भी द्विघाती समीकरण है तो इसके भी हल कितने होंगे? मतलब सॉल्यूशन कितने होंगे? इसके भी 2 ही आएंगे घात के हिसाब से। उनका नाम यहाँ पर चेंज हो जाएगा, या उनको मूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स। ठीक है, अच्छा ये तो नाम हो गया। इनको पढ़ेंगे कैसे? अल्फा और बीटा, जिनको हम क्या बोलेंगे? अल्फा एंड बीटा। यहाँ लिख दूं मैं, अल्फा बीटा। शून्यांक का नाम यहाँ पर क्या रहेगा? अल्फा बीटा। यहाँ पर भी वो ये रहेगा, अल्फा और बीटा। लेकिन यहाँ पर इनको बोला जाएगा शून्यांक के नाम से, और यहाँ पर इनको बोला जाएगा मूलों के नाम से। या इनको जीरोस कहते हैं और यहाँ पर इनको रूट्स कहते हैं। आगे बात समझ में? दोनों जगह अल्फा बीटा ही पढ़ेंगे, नाम बदल जाए। अब इनके बारे में कुछ संबंध पता होना चाहिए। इनमें 2 प्रकार के संबंध होते हैं, योगफल वाला और गुणनफल वाला। योगफल की बात करूं, शून्यांकों का योगफल, तो एक होता है आपका अल्फा प्लस बीटा। योगफल का मतलब क्या होता है? प्लस। अगर मैं योग की बात करूं तो वो होता है अल्फा प्लस बीटा। और एक होता है गुणनफल। क्या होता है? गुणनफल। इसको हम क्या बोल सकते हैं? अल्फा इंटू बीटा। तो पूरा लिख दो, योगफल। इसको बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा जान रखना
इतना ही लिखना है। और बीटा में जो आप बी लिखते हो थोड़ी उसकी पूछे से खेल है। ये तो बच्चे इसमें अल्फा कुछ और ही लिख देते हैं और बीटा कुछ और ही लिख देते हैं, है ना। तो वो थोड़ा कंफ्यूज वहाँ होता है पढ़ने वालों को। दिख आपके अंदर है कि मैंने लिखा अल्फा बीटा, जो दिखता है वही दिखता है, जैसा अंदर है वैसा बाहर दिखना चाहिए, वरना वो आपके अंदर ही रह जाएगा, बाहर वालों को कुछ भी नहीं दिखेगा। तो फिर आपके उसके अंदर की चीज क्या मिलेगी आपके रिजल्ट में, वो आपको नहीं दिखेगी, जो आपको चाहिए वैसे नहीं दिखेगी, ठीक है ना। क्योंकि उसको चाहिए वैसे आप नहीं दिखा रहे, तो आपको चाहिए 90, वो 9 नहीं कर देगा। तो दिक्कत वहाँ पड़ी, वहाँ सर मैंने तो सही लिखा है, लेकिन दिक्कत आपकी है कि आप जो है ना उसकी डिमांड पूरी नहीं करते हो, लिखने का भी कुछ गड़बड़ी हो जाती है। तो योगफल का मतलब प्लस लगा दो इनके बीच में, तो योगफल कहलाएगा। गुणनफल का मतलब इनको लगा दो, ठीक है। या कहीं इधर भी होता है, इनको बोलेंगे मूलों का योगफल। बात तो वही है, पहला काम क्या है योगफल वाला, पहला सम। दूसरा कौन सा होगा गुणनफल वाला होगा। योगफल का मतलब आप जानते हैं प्लस लगाना है, क्या लगाना है प्लस, अल्फा प्लस बीटा। और इसका मतलब होता है गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। सूत्र भी सेम है, सूत्र भी सेम है। कैसे बनाएंगे, योगफल में आपको लगाना है बी बटे ए, बी बाय ए, बी बाय ए। और इसमें लगा देंगे इंटू में आप सी बाय ए। यहां पर वही मतलब है, बी बाय क्या लिख देंगे ए लिख देंगे, और एक बार हम सी बाय ए लिख देंगे। लेकिन सर अंतर क्या है, ये प्लस है ना, तो इसमें आप लगाओगे माइनस, ये माइनस में रहेगा। ये क्या रहेगा आपका योगफल हमेशा माइनस, ये सूत्र में साथ रहेगा हमेशा, माइनस बी बाय ए। योगफल क्या होगा शून्यांकों का माइनस बी बाय ए, और गुणनफल क्या होगा आपका सी बाय। यहाँ पर मूलों का योगफल क्या हो जाएगा माइनस बी बाय ए, और गुणनफल क्या हो जाएगा आपका सी बाय। सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय। यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा सी बाय। लेकिन अंतर क्या नाम का है, यहाँ इनको जीरोस, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो शून्यांकों का योगफल है और शून्यांकों का गुणनफल है। यहाँ मूलों का योगफल है और मूलों का गुणनफल है। नाम से काम चल रहा है बस, बल्कि वही सेम फार्मूले। और एक चीज का अंतर है, इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल, ठीक है ना। यस और नो, इतना ही होता है बस परिचय, और कुछ भी नहीं है। इतना सा परिचय आपने इस पूरे पाठ कर लिया तो सवाल आपसे सबके सब बन जाएंगे, और कुछ भी नहीं है। तो पहले इससे आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे। चलो इतना आप नोट कर लो, इसके बाद अपन आते हैं मेन मुद्दे पर, जो अपना सवाल सामने लिखा हुआ उससे करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, 2.2 निकालो, सभी निकालो। 2.2 में मैंने फर्स्ट वाला बता दिया आपको, फर्स्ट का, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। आज हम कौन सा करेंगे फोर्थ वाला। अब थोड़ा ध्यान देना, एक बात समझाना बाकी रह गई थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम क्या कहेंगे जल्दी बोलो, क्या बोलेंगे इसे बहुपद। कितना घाती है द्विघाती, ओके। इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं, हल कितने होते हैं दो। इसके शून्यांक होते हैं, उनका नाम क्या है शून्यांक। अच्छा शून्यांकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, क्या बोलेंगे इसका गुणनफल कितना होता है बेटा शून्यांकों का, यहाँ तक भी क्लियर। अब मैं आपसे पूछता हूँ गुणांक, गुणांक की बात करो आपके सामने, तो बहुपद के गुणांक क्या है। गुणांक हम लिखना भूल गए, गुणांक बताओ। ये बहुपद है ना आपका, इसे कॉम्पिटिशन बता दीजिए आप क्या क्या है। ए बी सी, ए बी और सी, इनको हम क्या बोलेंगे गुणांक। क्या बोलेंगे हम इनको गुणांक, कोएफिशिएंट बोलेंगे इनको, जो गुणे में ए बी सी, ठीक है। ये है छोटा सा परिचय इस बहुपद का, इसके अलावा कुछ नहीं इसके अंदर। अब पढ़ते हैं इसके चौथे प्रश्न। और अगर बहुपद आपका त्रिघाती है, द्विघाती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तभी जाकर के आप इसमें ये विधि लगा सकते हो। कौन सी वाली, गुणनखंड विधि। ये कब लगेगी, जब वो बहुपद द्विघाती होना चाहिए, क्योंकि द्विघाती तो उसमें पद कितने होंगे 3 होंगे। अब आप बोलो सर इसमें ये द्विघाती से पद तो 3 है ही नहीं, है ना, बिल्कुल है। अगला आप ले सकते ना 0 ले सकते हो, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है।
क्योंकि हम अगर लेंगे यहाँ पर तो गुणन खरीदे मतलब क्या होता है, गुणन करना है और फिर क्या करना है आपको, खंड। तो गुणन किसका होता है, फर्स्ट का और लास्ट का, और खंड किसका होता है, बीच का, है ना, जो बीच में संख्या है वो, उसके दो खंड हो जाएंगे। तो क्या यहाँ पर अपने पास में फर्स्ट और लास्ट का आपने गुणा किया, 4 का गुणा 0 में करो कितना आएगा, 4 गुणी 0 मतलब क्या हो गया, 0। इस 0 से हम बीच वाली संख्या कैसे ढूंढ सकते हैं, 8 मिल जाएगा क्या आपको, 8 के फैक्टर कैसे करोगे, फिर उन फैक्टरों का आप कैसे जोड़ो घटाओगे, आपको ये मिल जाएंगे क्या, इस 0 के फैक्टर करने पर आपको बीच वाली संख्या मिल सकती है क्या, नहीं मिल सकती। मतलब आपकी पहली स्टेप कौन सी वाली स्टेप, गुणा करके खंड करने वाली स्टेप खत्म हो गई। स्टेप कितने अपने पास में, 4 ही है। पहले हम बीच वाली संख्या ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते हैं हम उसको, गुणा करेंगे फर्स्ट और लास्ट का। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट का आपस में गुणा किया, आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो पहली स्टेप हमारी खत्म हो गई। दूसरी स्टेप क्या होती है, कोष्टक खोलने वाली, वो भी क्या हो गई, खत्म हो गई। तीसरी स्टेप क्या आती है, 2 के जोड़े बनाने वाली, वो मिल रही है यहाँ पर। यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन गया, इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं, बोलो। सीधे हम यहाँ पर जंप कर गए ना। नहीं तो कई बार बच्चे सोचते हैं इसमें ये विधि लगी नहीं रही है, मध्य पद मिल नहीं रहा है। तो तीसरे स्टेप पर आ चुके हैं, 2 के जोड़े बनाना। अब जोड़े क्यों बनाएंगे हम, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से पहले वाले जोड़े, पहले आगे वाला जोड़ा बन रहा है, तो इसमें सबसे पहले क्या कॉमन आएगा, यू कॉमन आना ही आ जाएगा। और अब पहाड़ा देख लो, मतलब अचर पद देख लो, कांस्टेंट टर्म्स देख लो, गुणे वाली संख्या देख लो आप, यहाँ कितनी है, 4, यहाँ कितने हैं, 8। दोनों में से कौन सा कॉमन आ सकता है बताओ आप, 4 आएगा। छोटी संख्या ही कॉमन आ सकती है, क्योंकि छोटी संख्या कॉमन जो है वो 4 का पहाड़ा 4 में भी जा रहा है और 8 में भी जा रहा है, हम 8 नहीं ले सकते। तो फाइनली हम यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 4। अब बताओ ये 4 इन दोनों में से मिला के लिखा है, ये यू भी इन दोनों में से मिला के लिखा है। अब बचा क्या है वो भी देख लो, 4 एकम 4, 4 बाहर हो गया, यू स्क्वायर था, 1 यू चला गया, कितना बचा, 1 यू बचा है ना, सिंपल सी बात है। आगे क्या चिन्ह है, प्लस। अब ये 8 और यू में से आपने 4 यू लिया है, तो 4 का पहाड़ा 8 में कितनी बार जा रहा है, 4 दूनी 8, हमें कितना बचा अंदर, 2। जब यहाँ से 4 जाएगा तो 4 दूनी 8, कितना बचा है, 2। और यू कितना था यहाँ पर, 1, वो पूरा ही चला गया। तो फाइनली यहाँ कितना बचा, केवल u प्लस 2 ही बचेगा, ये बचा इतना। इसके बाद अगली स्टेप थी डबल कॉमन लेना। क्या लेना, डबल कॉमन दिख रहा क्या, कहाँ डबल कॉमन, सब अलग अलग हो गया, u प्लस 2 एक और इधर आ ही रहा ना, तो हम डबल कॉमन ले नहीं सकते। फिर लास्ट वाली स्टेप क्या थी, शून्यांक ज्ञात करना, याद है कि नहीं। जस्ट हम यहाँ से क्या करेंगे, शून्यांक के लिए, शून्यांक के लिए हम चलते हैं, मतलब आप लिखोगे इसमें 4 zeros। तो हम शून्यांक कैसे निकालते सबको पता है, शून्यांक का मतलब शून्य रख दो, जीरोस का मतलब 0 रख दो, रख सकते हैं आप, इसके इक्वल भी रख दो और इसके इक्वल भी रख दो, ऐसे एक लाइन खींच दो। 4u लिखा आपने यहाँ पर, यहाँ रख दिया आपने 0। एक अपने पास में u प्लस 2, यहाँ रख दिया आपने 0, यानी शून्य रख दिया तो शून्यांक आ जाएगा। यहाँ शून्यांक किसका आएगा, u का, यहाँ भी किसका आएगा, u का। सवाल किस में है, u में। भाग कितनी है, 2, तो 2 बार u का मान आएगा, एक अल्फा और एक बीटा। चलिए, तो यहाँ से u कैसे निकालेंगे बेटा, आपसे मैंने कल भी कहा था कि जब भी किसी चर का यानी वेरिएबल का यानी कोई मान निकालते हैं तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, वहां पर हम क्या लगाएंगे, पक्षांतर विधि, मतलब ट्रांसफर मेथड, है ना। नहीं, पक्ष हम बदल देंगे, उसका जो प्लस वाली संख्या है वो काय में आ जाएगी बराबर किधर, माइनस में, और जो माइनस वाली वो काय में आ जाएगी, प्लस में, और जो इनटू में वो किस में आ जाएगी, बटे में आ जाएगी, मतलब भाग में आ जाएगी, और भाग वाली बटे। तो यहाँ पर देखो u को हम फ्री करते हैं, तो ये जो 4 है ये गुणे में है, ये कहाँ आएगा, बटे में। किसके बटे में आ रहा है, 0 के बटे में कुछ भी लाओ या 0 गुणे में कुछ भी लाओ, सब क्या हो जाती है, 0 अपने जैसा बना लेता हूँ सबको। अगर इसके बटे में अगर 4 भी लाओगे तो काटने पर भी क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलना। ऐसे ही अगर यहाँ से आप u निकालोगे तो यहाँ u के साथ में ये 2 है, ये काय में, प्लस में, तो ये किस में जाने वाला है, इस नियम से जाएगा, प्लस से माइनस में। तो यहाँ माइनस में क्या आ गया, 2,
अब आप बोलो सर ये जीरो क्या करा आपने? जीरो में फर्क नहीं पड़ता है, जीरो में आप कुछ भी जोड़ो या कुछ भी घटाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे आप लोग कि सर 2 में अगर आपने जीरो जोड़ दिया तो 20 हो जाएगा? कहीं दिमाग में तो चल रहा है 2 + 0 मतलब 20? ऐसा नहीं होता है। आप जीरो किसी ने प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अपन जीरो लगा दिए, जस्ट माइनस में क्या आ गया 2। अब आपके पास u के 2 मान आ गए, अतः आपके शून्यांक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, तो पहला कौन सा आ गया 0 और दूसरा कौन सा आ गया बेटा अपने पास में -2। ये आपका पहला उत्तर है। अब हमें एक काम और करना है, शायद आपको मालूम होगा आगे उसने क्या पूछा आपसे, ये तो शून्यांक निकले, अब हमें संबंध निकालना है। क्या निकालना है? संबंध। किस किस के बीच में निकालना है बताओ, पढ़ के बताओ किस किस के बीच में संबंध निकालोगे आप? बताइए ना। शून्यांक और गुणांक है ना, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में आपको जो रिलेशन होता है, एक प्लस और एक इंटू वाला, एक प्लस वाला और एक गुणे वाला, है ना, मल्टीप्लाई वाला, उनकी जांच करनी है। तो अपने पास शून्यांक तो है, गुणांक है क्या अपने पास में? ये यहाँ से मालूम पड़ेगा। गुणांक मतलब गुणे वाली संख्या, एक होती है ए, एक होती है बी, एक होती है सी। तीनों के मान बताना है अपनों क्या क्या है। ए सबसे आगे वाली क्या है 4, कॉमा लगाओ। बी, अब सी तो है ही नहीं सर, तो पहले संबंध की जांच हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा, उसको हम कहते हैं -b/a। अल्फा है, बीटा है, बी है, ए है, सब रख दो और हल करो, क्या वो बराबर आ रही है? अगर बराबर आती मतलब वो सत्य हो जाएगी। तो अल्फा कितना है आपके पास में 0, बीटा कितना है -2, इक्वल में ये माइनस पहले से रखा हुआ है, बी की वैल्यू, बी का मान कितना है 8, और माइनस का होता तो हम ब्रैकेट लगाते, प्लस का तो उसको ऐसे से रख दो, ये माइनस तो फॉर्मूले का है। बाय में आएंगे, ए कितना अपने पास 4, इधर कैंसिल हो रहा है, उधर घट रहा है, तो इधर माइनस हो जाए, इधर भाग हो जाए, देखते हैं क्या होता है। -2 में से 0 गया तो फर्क पड़ाया क्या, -2 ही रहेगा। इक्वल में आते हैं, यहाँ 4 दूनी 8, इतना हो गया, ये भी माइनस का 2। बोलो ये जांच सत्य हो गई क्या? क्योंकि LHS बराबर RHS आ गए। दूसरी जांच क्या होती है? अल्फा इंटू बीटा, शून्यांकों का गुणनफल, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसे हम कहते हैं C/A। रख के देखो इक्वल आ रहा है क्या? अल्फा कितना रखोगे बेटा 0, इंटू का मतलब ब्रैकेट लगा दो, बीटा अपने पास कितना है -2, इक्वल में आते हैं, सी का मान कितना है 0, बटे में कितना लिखोगे आप 4, इधर भाग हो रहा है उधर गुणा हो रहा है, गुणा मतलब कोष्टक खोलना मतलब गुणा होता है। तो मैंने कहा है कि -2 गुणा आप किस में करोगे 0 में, यहाँ पर 4 का भाग किस में दोगे 0 में। 0 में या तो गुणा करो या भाग करो, 0 ही होता है। जब आप इससे गुणा करो तब भी क्या आएगा 0, भाग दोगे तब भी क्या आएगा 0। तो ये चीज क्या हो गई अपने पास में बराबर हो गई, मतलब ये जांच भी क्या हो गई सत्य है। लास्ट में एक लाइन लिख दो, अतः जांच, जो उसने लास्ट में हमसे पूछी, अतः जांच क्या हुई सत्यापित हुई, अतः जांच क्या हुई सत्यापित हुई। समझ में आया कि नहीं बेटा? इंग्लिश मीडियम वाले को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर हिंदी मीडियम वाले जांच समझ में आ गई आपको? जल्दी से नोट करो, जल्दी से, अभी एक ही प्रश्न हुआ है, फटाफट करो।